हेलो गाइस, तो आप लोग को सतराम क्लिनिक में बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि ब्लड रिपोर्ट कैसे देखा जाता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ब्लड जांच तो करा लेते हैं, लेकिन उन्हें ब्लड जांच देखने नहीं आता है और वह कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर उनको कौन सा बीमारी हो रहा है। इन सभी की जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोग को देने वाला हूं, ताकि आप ब्लड रिपोर्ट जब भी देखें तो आप एक एक जानकारी को पकड़ पाएं कि आखिर आपको कौन सा बीमारी हुआ है। क्योंकि जब भी आप डॉक्टर से पूछते हैं तो डॉक्टर लोग आपको क्लियर नहीं बताते हैं कि आखिर आपको कौन सा बीमारी हुआ है, जिससे मन में विभिन्न विभिन्न प्रकार के डाउट आते हैं। उन्हीं सभी डाउट को ख़त्म करने के लिए आज बिल्कुल बारीकी से एक एक पॉइंट समझेंगे और ब्लड रिपोर्ट आप आसानी से देख पाएंगे। बस पूरे वीडियो में बने रहिए, आप निश्चित बहुत बेहतर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक बातों को समझते हैं। देखिए, जब भी आप ब्लड जांच कराने जाते हैं तो ब्लड जांच कराने के बाद आप लोग को जितना ये चीज़ दिखाई दे रहा है, या आप लोग को एक इंडेक्स पे अर्थात एक पेज पे देखने को मिलता है, जिसमें क्या क्या लिखा रहता है। हीमोग्लोबिन के बारे में जिक्र रहता है, आरबीसी के बारे में जिक्र रहता है, और क्या ब्लड इंडेक्स के बारे में जिक्र रहता है, जिसमें पीसीबी, एमसीबी, एमसीएच, एमसीएचसी ये सब लिखा रहता है। और इसके साथ ही क्या लिखा रहता है, डब्ल्यूबीसी के बारे में डिटेल बताया रहता है, और डब्ल्यूबीसी के टाइप्स के बारे में बताया रहता है, और प्लेटलेट्स के बारे में दिया रहता है। तो आप लोगों को कैसे देखना है कि आखिर कौन सा बीमारी हुआ है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे जितने भी चीज़ दिखाई दे रहे हैं, जिसमें पहला है क्या चीज़, हीमोग्लोबिन और आरबीसी। तो हीमोग्लोबिन और आरबी से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे, ताकि आपका एक एक डाउट क्लियर हो। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे आरबीसी के बारे में। किसके बारे में जानने वाले हैं, आरबीसी के बारे में। आरबीसी क्या होता है, तो देखिए, एक ब्लड का पार्ट होता है हमारे शरीर में। ब्लड जो होता है उस ब्लड का पार्ट होता है आरबीसी। और आरबीसी एक थैली होती है, जैसे मैं एक थैली मैंने बना दिया, और इस थैली में भरा होता है क्या चीज़, हीमोग्लोबिन। याद रखिएगा कि आरबीसी क्या होता है, एक थैली होता है जिसमें क्या भरा होता है, तो इसमें हीमोग्लोबिन भरा होता है। याद रखिएगा, मतलब आरबीसी जब भी बढ़ेगा तो हीमोग्लोबिन भी बढ़ेगा, क्योंकि आरबीसी के अंदर ही क्या रहता है, हीमोग्लोबिन रहता है। तो आरबीसी बढ़ेगा तो हीमोग्लोबिन भी बढ़ेगा, और आरबीसी घटेगा तो हीमोग्लोबिन भी घटेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं क्या चीज़, वही हम लोग एक नंबर समझने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हीमोग्लोबिन और आरबीसी के बारे में डिटेल हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो इसके बारे में बताने से पहले मैं आप लोग को कुछ और बता दूं कि देखिए, आरबीसी हमारे शरीर में कितना रहना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताइए आरबीसी का लेवल हमारे शरीर में कितना रहना चाहिए, तो आपको याद रखना है 4.5 से 5.5 मिलियन MMQ रहना चाहिए। क्या चीज़, मिलियन MMQ। अगर आपसे कोई पूछे कि आपके शरीर में आरबीसी की मात्रा कितना रहना चाहिए, तो 4.5 से 5.5 मिलियन MMQ रहना चाहिए। अगर 5.5 से अधिक होता है, इसका मतलब आरबीसी की मात्रा बढ़ती है। अगर 4.5 से कम होता है, इसका मतलब आरबीसी की मात्रा क्या होती है, घटती है। यह आपको क्या करना है, याद रखना है। और हीमोग्लोबिन की बातें कर लें तो हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में 12 से 16 ml, कितना मैं बता रहा हूँ, 12 से 16 ml 100 ml ब्लड में रहना चाहिए। देखिए, अगर 100 ml ब्लड रहता है, उसमें 12 से 16 ml क्या रहना चाहिए, हीमोग्लोबिन रहना चाहिए। ये सब मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको ब्लड रिपोर्ट देखने में बिल्कुल आसानी हो। देखिए, जैसे में हम लोग बात कर लें आरबीसी के बारे में, तो देखिए, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के ऊपर पाया जाता है, जिसमें पहला लिखा है पॉलीसाइथेमिया। तो पॉलीसाइथेमिया किसे कहेंगे, जब लाल रक्त कोशिकाओं या हीमोग्लोबिन बढ़ जाते हैं। जब क्या होता है, हीमोग्लोबिन या आरबीसी की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, पॉलीसाइथेमिया के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। जैसे रिपोर्ट ये आप लोग को देखने को मिलेगा, और रिपोर्ट में आप लोग को देख रहे हैं ये आरबीसी है। तो आरबीसी मैंने अभी बताया कितना रहना चाहिए, रहना चाहिए 4.5 से 5.5 मिलियन MMQ।
लेकिन है कितना 5.2 है। तो देखिए मैं कहने की बात यह है कि 5.2 इसी के बीच में है, लेकिन वही यहाँ पे 5.5 अंतिम है, यहाँ पे 6.0 हो जाता या 5.7 हो जाता तो ये कहते हैं हम लोग, इसको क्या कहते हैं, पॉलीसाइथेमिया। इसको किसके नाम से जानते, पॉलीसाइथेमिया। जब 5.5 से अधिक हो जाएगा तो उसको हम लोग पॉलीसाइथेमिया कहेंगे, आप लोग को याद रहेगा। और देखिए एनीमिया किसे कहेंगे, तो देखिए जब लाल रक्त कोशिकाओं या हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या हो जाए, कम हो जाती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। तो देखिए मैं क्या बोला कि जब क्या होता है, ये 4.5 रहना चाहिए लेकिन इससे कम हो जाए, जैसे में 3.76 हो जाए या 4.2 हो जाए, तो कम ही हो रहा है ना, तो इस स्थिति को बोला जाता है क्या चीज़, एनीमिया। जब यहाँ पे रिपोर्ट में रिजल्ट में दिखाएगा पर मतलब 4.5 से कम दिखाएगा, तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये एनीमिया को बता रहा है। किसको बता रहा है, एनीमिया रोग आपको हो चुका है। और देखिए मैं बता दूं, अगर पॉलीसाइथेमिया होता है, पॉलीसाइथेमिया का मतलब क्या है, मैंने अभी बताया था कि 4.5 से 5.5 मिलियन MMQ RBC रहना चाहिए। अगर 5.5 से अधिक होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। क्या कहते हैं उसको, हम लोग किस नाम से जानते हैं, पॉलीसाइथेमिया। और पॉलीसाइथेमिया में आरबीसी की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ती है। तो इस अवस्था में शरीर में रक्त जमने की समस्या हो सकती है और यह हार्ट अटैक का कारण भी बन सकता है। देखिए अगर आपके शरीर में आरबीसी की मात्रा बढ़ती है तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। और पॉलीसाइथेमिया में रक्त शरीर में जम भी सकता है या हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, देखिए मार्केट में एक दवाई आती है जिसका नाम है एको एस्पिरिन। क्या आता है मार्केट में दवाई, इको एस्पिरिन 75। इको एस्पिरिन 75 क्या करता है, दिन में एक बार ही लेना चाहिए। देखिए जब भी अगर आरबीसी की मात्रा आपके शरीर में बढ़ जाता है तो आपको तुरंत ये दवा चलाना चाहिए। क्यों ये दवा चलाना चाहिए, क्योंकि ये क्या करता है, ब्लड को थिन करता है। याद रखिएगा कि इको एस्पिरिन 75 का काम क्या है, ब्लड को पतला करना। और जैसे ही ब्लड को पतला कर देगा तो हार्ट अटैक की चांस कम हो जाती है। इसीलिए इको एस्पिरिन 75 को क्या करना चाहिए, चलाना चाहिए। या आपको क्या करना है, याद रखना है। और दूसरा देख लेते हैं कि जब हमारे शरीर में आरबीसी की मात्रा घट जाती है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। मतलब 4.5 से अगर आरबीसी की मात्रा कम हो जाए तो उस स्थिति को एनीमिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एनीमिया। और एनीमिया हो जाने पर आपको कौन कौन सा इलाज लेना चाहिए, तो आप मार्केट से आयरन का टॉबलेट ले सकते हैं। अगर रिपोर्ट में दिखा रहा है कि आरबीसी की मात्रा आपका कम हो गया है तो आप आयरन की गोली चला सकते हैं, या विटामिन B12 की गोली चला सकते हैं, या क्या फोलिक एसिड का टॉबलेट चला सकते हैं, या फोस्फेट का क्या आता है, सिरप आता है, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है ये विटामिन B12 की गोली है, विटामिन B12 की गोली है, फोलिक एसिड की गोली है, और यहाँ पे जो फोस्फेट दिखाई दे रहा है सिरप, इसमें से कोई भी आप चला सकते हैं। जो जब भी आरबीसी की मात्रा घटता है तो इसमें से आप बिल्कुल दवा ले सकते हैं, जिससे आपकी आरबीसी फिर से क्या हो सकता है, सही हो सकता है। जैसे देखिए मैं बता दूं, ये रहना चाहिए 4.5 तक। अगर इससे कम होगा तो आपको विटामिन B12 या फोलिक एसिड या क्या चीज़, रेड फोर्स का सिरप चलाना है। अगर 5.5 से अधिक हो रहा है तो आपको इको एस्पिरिन 75 चलाना है। कौन सा, इको एस्पिरिन 75 चलाना है। इको एस्पिरिन 75 क्या करता है, तो ब्लड को पतला करता है जिससे थक्का नहीं बनता है। दूसरा देखिए क्या दे रखा है, पीसीबी। पीसीबी क्या होता है, यह टेस्ट की सहायता से लाल रक्त कोशिकाओं का परसेंट पता किया जाता है। मतलब आरबीसी कितना परसेंट है, आरबीसी क्या है, कितना परसेंट है, इसके बारे में जानकारी कौन देता है, तो पीसीबी देता है। कौन देता है, पीसीबी। अगर याद रखिएगा कि पीसीबी की मात्रा कम होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एनीमिया। अगर रिपोर्ट में देखिए क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पीसीबी है, पीसीबी है। पीसीबी रहना कितना चाहिए, तो 40 से 50 के बीच रहना चाहिए। कितने से, 40 से 50 के बीच रहना चाहिए। और यहाँ पे कितना हो गया, 57.5 हो गया है। अगर इससे कम होता, मतलब 40 से कम अगर 30 हो जाता, 35 हो जाता, तो उस स्थिति को बोलते हैं एनीमिया।
क्या बोला जाता है, अगर ये घट जाता है पीसीबी की मात्रा तो हम लोग उस स्थिति को बोलते हैं एनीमिया। और एनीमिया में कौन कौन दवा चलता है, फोलिक एसिड का टॉबलेट चलता है, या आयरन का गोली चलता है, या विटामिन B12 का गोली चलता है, अभी मैं आप लोगों को बताया था। अगर या इसकी मात्रा बढ़ जाए, देखिए अगर पीसीबी की मात्रा बढ़ जाए तो पानी के शरीर में किसकी कमी हो जाती है, पानी की, या अधिक ऊंचाई पर रहने से हो सकता है। कभी कभी बर्निंग के केस में भी देखा गया है, अगर शरीर कभी कभी जल जाए या आपके शरीर में पानी की कमी हो जाए तो ये बढ़ा हुआ रिपोर्ट में आता है। जैसे में देख रहे हैं यह कि यहाँ पे 40 से 50 हो गया है, 40 से 50 के बीच रहना चाहिए और हो गया है 57.5। इसका मतलब ये है कि आपको शरीर में पानी की कमी हो सकती है, या अधिक ऊंचाई पे है तभी भी पीसीबी की मात्रा क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। दूसरा देखिए क्या, एमसीवी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए ये भी क्या करता है, ये एक पैरामीटर में आरबीसी का आकार बताता है कि आखिर आरबीसी का आकार छोटा होगा या बड़ा होगा, उसके बारे में कौन बताता है, एमसीवी बताता है। पीसीबी क्या बता रहा था, परसेंटेज बता रहा था आरबीसी का, और एमसीवी क्या बताता है, आरबीसी का आकार के बारे में बताता है। जिसमें देखिए पहला क्या दे रखा है कि यदि इसकी मात्रा बढ़ जाए तो माइक्रोटिक एनीमिया होता है, अर्थात आरबीसी क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। अगर आरबीसी बड़ा होगा तो हम देखिए आरबीसी का आकार मान लीजिए इतना बड़ा है और इतना बड़ा हो जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे मैक्रोसाइटिक एनीमिया, और छोटा हो जाए तो हम लोग बोलेंगे मैक्रोसाइटिक एनीमिया। माइक्रोसाइटिक एनीमिया का मतलब क्या है, यहाँ पे आरबीसी का आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। याद रखिएगा, अगर एमसीवी की मात्रा रिपोर्ट में बढ़ जाए तो आप समझ जाइएगा कि मैक्रोसाइटिक एनीमिया आपको हो गया है। कौन सा हो गया है, तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया। और मैक्रोसाइटिक एनीमिया में आपको क्या चलाना चाहिए, तो विटामिन B12 और फोलिक एसिड का टॉबलेट चलाना चाहिए। देख रहे हैं यहाँ पे आप लोग को विटामिन B12 की गोली और फोलिक एसिड की टॉबलेट आपको दिखाई दे रहा है। तो जब भी देखिए रिपोर्ट में, ये रिपोर्ट में आपको दिखा दूं, यहाँ पे है एमसीवी यहाँ पे 83 से 110 रहना चाहिए। अगर इससे क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, मतलब 101 है, यहाँ पे हो जाए रिपोर्ट में 105, मतलब यहाँ पे दिखा दे 105, तो आपको कौन सा एनीमिया है, मैक्रोसाइटिक एनीमिया है। और मैक्रोसाइटिक एनीमिया में आपको क्या चलाना है, तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया में विटामिन B12 और फोलिक एसिड का टॉबलेट आपको क्या करना है, चलाना है। ये बात आपको याद रहना चाहिए। और दूसरी बात मैं बता दूं कि अगर इसकी मात्रा घट जाती है, तो अगर इसकी मात्रा घट जाती है, देखिए एमसीवी की मात्रा घट जाए तो आप लोग को माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाएगा। कौन सा, माइक्रोसाइटिक एनीमिया। कौन सा, माइक्रोसाइटिक एनीमिया। अगर रिपोर्ट में ये घटा हुआ दिखाई देगा तो उस स्थिति में आप लोगों को क्या टैबलेट चलाना है, तो आयरन की गोली चलाना है। क्या चीज, आयरन की गोली चलाना है, ये आपको याद रहे। तो देखिए मैंने क्या मैं जिक्र किया, तो देखिए अगर एमसीवी बढ़ जाएगा तो विटामिन B12 और फोलिक एसिड का टैबलेट चलाएंगे, और इससे घट जाएगा तो आप लोग को आयरन की गोली चलाना है, ये आपको याद रखना है। अगला आ जाते हैं WBC के बारे में। तो WBC का वर्क हमारे शरीर में क्या है, पहले बता दो WBC रहना कितना चाहिए, तो याद रख लीजिएगा कि 4000 से 11000 WBC हमारे शरीर में रहना चाहिए। अगर इतना रहता है तब तो ठीक है, अगर इससे ज़्यादा होगा तब भी नुकसान है, और इससे कम होगा तब भी नुकसान है। यहाँ पे देख रहे हैं कि WBC काम क्या है, कि यह हमारे शरीर में सुरक्षात्मक इकाई है जो किसी भी संक्रमण से बचाती है। अगर हमारे शरीर में कोई भी संक्रमण होता है तो उससे WBC बचाने में क्या करता है, मदद करता है। अगला देखिए क्या है कि श्वेत रक्त कोशिकाओं की मात्रा अधिक हो जाने पर ल्यूकोसाइटोसिस हो सकता है, अर्थात किसी भी प्रकार का संक्रमण हो सकता है, ये याद रखिएगा। ये आप लोग को मैं बता दूं कि WBC क्या होना चाहिए, WBC काउंट अगर क्या हो जाए कि देखिए WBC अगर काउंट आपको 12000 हो जाए, हमने अभी बोला कि रहना चाहिए 4000 से कितना रहना चाहिए, 11000 के बीच रहना चाहिए, लेकिन आपने जांच कराया, जैसे रिपोर्ट में आप लोग को दिखा दूं, ये रहा रिपोर्ट। अगर आपके रिपोर्ट में ऐसे दिखा रहा है कि ये WBC की मात्रा है, रहना चाहिए कितना, 4000 से 11000 रहना चाहिए
तो 4000 से 9000 के बीच, 4000 से 11000 के बीच में है कितना, 9000। लेकिन यही रिपोर्ट में आपको 11000 से बढ़ के 12000 दिखाने लगे, 11000 से दिखाने लगे कितना, 12000। जैसे मैं आप लोग रिपोर्ट में देख रहे हैं कि यहाँ पे WBC काउंट 12000 हो जाए, तो उस समय आपको एमॉक्सीसाइक्लिन का 625 mg का अगर कैप्सूल चलाते हैं दिन में 2 बार, तो ये इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। अगर शरीर में किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन होता है तो उस स्थिति में होता क्या है कि हमारे शरीर में WBC की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अन्यथा अगर 13000 हो जाए तो आपको क्या चलाना है, सेफ्रोसिम का टॉबलेट 500 mg का दिन में 2 बार क्या करना है, चलाना है। और ये चलाएंगे तो आपका जो भी इन्फेक्शन हुआ होगा वो खत्म हो जाएगा। और मोर देन अगर 13000 से अधिक हो जाता है तो पेपरासिलिन का आपको इंजेक्शन चला लेना चाहिए। 4.5 ग्राम के मार्केट में पिपजो के नाम से भी आता है, मार्केट में पिपरासिलिन का इंजेक्शन पिपजो के नाम से भी आता है, जो कि 4.5 ग्राम का होता है। तो ये इंजेक्शन भी चलाने पर खत्म हो जाता है इन्फेक्शन। तो मैं क्या बताया कि WBC रहना चाहिए 4000 से 11000। अगर यही आपको 4000 से अगर 11000 से अधिक हो जाए तभी बीमारी हो सकता है, और 4000 से कम हो जाए तब भी बीमारी हो सकता है। लेकिन दोनों के बीच रहेगा तो आप समझिए कि आप सेफ की स्थिति में हैं। अब आ जाते हैं WBC के प्रकार। WBC के प्रकार में सबसे पहले पढ़ना है न्यूट्रोफिल। तो देखिए अगर रिपोर्ट में अगर न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ नजर आता है, देखिए ये क्या करता है, एक प्रकार की होती है जो विशिष्ट नहीं होती है, किसी भी प्रकार के संक्रमण में क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। देखिए अगर न्यूट्रोफिल में अगर न्यूट्रोफिल की मात्रा बढ़ जाता है तो ये क्या पता चलता है कि आपके शरीर ब्लड इन्फेक्शन हो गया है। देखिए जब भी रिपोर्ट में दिखाएगा कि न्यूट्रोफिल की मात्रा बढ़ गया है तो आपको क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया है। और उस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रोफिलिया के नाम से जानते हैं। और न्यूट्रोफिल की मात्रा कम हो जाए तो उसको बोलते हैं न्यूट्रोपीनिया। और न्यूट्रोपीनिया की स्थिति में अगर रिपोर्ट में आपने देखा कि न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ है तो आपको ब्लड इन्फेक्शन है। अगर ये मात्रा कम है तो आप जान लीजिएगा कि आपको ट्यूबरकुलोसिस, टीबी का बीमारी हो रहा है, या क्या हो रहा है, कैंसर हो रहा है। जैसे रिपोर्ट में मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे देख रहे हैं न्यूट्रोफिल, तो न्यूट्रोफिल रहना चाहिए 50 से 62 के बीच। तो 50 से 62 के बीच 60 है तो बिल्कुल सही है। लेकिन वही अगर 62 से अधिक हो जाता, 62 से बढ़ के 70 हो जाता, 75 हो जाता, 90 हो जाता, तो आप समझ जाइए कि ब्लड इन्फेक्शन है। क्या हुआ है, ब्लड इन्फेक्शन। और वही अगर 50 से कम हो जाए, 50 से कम 40 हो जाए, 30 हो जाए, 20 हो जाए, तो आप समझ जाइए कि आपको 2 बीमारी के बारे में संकेत कर रहा है। एक हो गया टीबी और दूसरा हो गया क्या चीज़, कैंसर। मतलब आपको ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकता है या कैंसर। तो न्यूट्रोफिल घटने और बढ़ने से क्या होगा, न्यूट्रोफिल बढ़ेगा तो क्या होगा, ब्लड इन्फेक्शन, और घटेगा तो टीबी या क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है, याद रखिएगा। और ट्यूबरकुलोसिस में ये क्या किया जाता है, ये अगर दवा चलाते हैं तो ठीक हो सकता है। अगला आ जाते हैं क्या चीज़, लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट यह रक्त कोशिका एक प्रकार की होती है जो कम या ज़्यादा कुछ कारणों से हो सकती है। अगर देखिए अगर इसकी मात्रा बढ़ जाती है, लिम्फोसाइट की मात्रा क्या हो जाए, बढ़ जाती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिम्फोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, लिम्फोसाइटोसिस के नाम से। और ये बढ़ने का मतलब आपको 2 बीमारी को संकेत कर रहा है कि आपके शरीर में माइक्रोवेव मतलब सूक्ष्म जीव का क्या है, कोई ना कोई आक्रमण हुआ है, या आपके शरीर में कैंसर उत्पन्न हो रहा है। ये दोनों आपके शरीर में हो रहा है तो ये क्या होता है, लिम्फोसाइट की मात्रा बढ़ जाती है। और लिम्फोसाइट की मात्रा अगर कम हो जाए तो उसको बोलते हैं क्या चीज़, लिम्फोसाइटोपेनिया। और ये कब होता है लिम्फोसाइट की मात्रा कम, जब आपके शरीर में एसटीडी रोग हो जाता है। मतलब क्या, एसटीडी मतलब यौन संचारित रोग, या आपके शरीर में टाइफाइड बुखार हो जाता है। उस स्थिति में लिम्फोसाइट की मात्रा क्या हो सकता है, घट सकता है। तो देखिए यहाँ पे रिपोर्ट में मैं दिखा दूं, तो देखिए लिम्फोसाइट रहना चाहिए 20 से 40 के बीच। अगर इन दोनों के बीच है, जैसे 31 है तो बिल्कुल ठीक है। अगर 20 से कम हो जाए, 20 से कम हो जाए तो आपको क्या बता रहा है, बता रहा है कि आपको एसटीडी रोग हो गया है या आपको टाइफाइड बुखार है। अगर 40 से अधिक हो जाए, 40 से अधिक कहने का मतलब 50 हो जाए, 60 हो जाए,
तो ये बता रहा है कि आपके शरीर में इन्फेक्शन है सूक्ष्म जीव का या आपको कैंसर हो रहा है। ये याद रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी अगर ये ट्रीटमेंट टाइफाइड का क्या दिया जाता है, ये ट्रीटमेंट आप लोगों को टाइफाइड में दिया जाता है, जो कि मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। अभी आ जाते हैं इसिनोफिल के बारे में। अगर इसिनोफिल की मात्रा ज़्यादा होती है तो क्या बताता है, एलर्जी को बताता है। ये इसिनोफिलिया के नाम से जाना जाता है। अगर इसिनोफिल बढ़ गया है तो उसको इसिनोफिलिया कहते हैं और ये एलर्जी को संकेत करता है। जब भी रिपोर्ट में अगर बढ़ा हुआ नजर आएगा, अगर घट जाता है तो आपके शरीर में अत्यधिक संक्रमण, ब्लड इन्फेक्शन हो गया है। देखिए मैं बता दूं, रिपोर्ट यहाँ पे देख रहे हैं, अगर यहाँ पे इसिनोफिल की मात्रा 0 से 6 के बीच रहना चाहिए। अगर घटता है तो समझ जाइए कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन आपके शरीर में है। अगर बढ़ता है, अगर 6 से 8 हो गया, 10 हो गया, तो आपके शरीर में क्या उत्पन्न हो गया है, एलर्जी उत्पन्न हो गया है। मतलब आपके शरीर में एलर्जी है। और जब भी एलर्जी उत्पन्न आपके शरीर में हो जाए तो एविल का इंजेक्शन ले सकते हैं, जिससे आपका ये एलर्जी होगा वो खत्म हो जाएगा। और आपका अगर घट जाने पे ये इंजेक्शन ले सकते हैं। मेपोपेरेनेम का इंजेक्शन आता है मार्केट में, जो कि आप ले सकते हैं। अब आ जाते हैं लास्ट में है प्लेटलेट्स के बारे में जानेंगे लोग। तो प्लेटलेट्स आपके शरीर में 1.5 लाख से 4.5 लाख रहना चाहिए। मतलब 1.5 से 4.5 लाख रहना चाहिए। अगर इतना है तब तो ठीक है। अगर इसकी मात्रा अगर बढ़ती है तो उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अगर घट जाए इसकी मात्रा, अगर इसकी मात्रा घट जाती है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। और ये घटता कब है, तो डेंगू बुखार में। अगर रिपोर्ट में दिखा रहा है, जैसे में ये प्लेटलेट्स है, यहाँ पे देख रहे हैं प्लेटलेट्स, अगर प्लेटलेट्स रहना चाहिए 1.5 लाख से 4.5 लाख, अगर इसकी मात्रा 1.5 लाख से कम हो जाए, 1 लाख हो जाए, और क्या 1 लाख से घट के 70,000 हो जाए, 40,000 हो जाए, तो उस स्थिति में बोलते हैं कि डेंगू बुखार हो गया है। अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उस स्थिति में होता क्या है कि आपको ब्लड क्लोटिंग की संभावनाएं बहुत अधिक हो जाती है। तो अगर 4.5 लाख से बढ़ जाता है तब भी दिक्कत है, और घट जाएगा तब भी दिक्कत है। अगर प्लेटलेट्स बहुत अधिक आपके बढ़ जाता है तो ये आपको खिला सकते हैं, ये दवा जो है खिला सकते हैं। या पपाया के नाम से एक दवा आता है जो कि आपको प्लेटलेट्स बढ़ाने में क्या करता है, मदद करता है। और जितने भी दवा या इन्फॉर्मेशन दिया गया है ये सिर्फ आपको नॉलेज के इंक्रीज के लिए दिया गया है। तो बिना कोई भी डॉक्टर के सलाह के कोई भी दवा आपको नहीं लेना है। अगर कोई भी दवा बिना डॉक्टर के सलाह के ले रहे हैं तो रिस्की हो सकता है। और इसी के साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। लेकिन हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। चलिए तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।